हेलो गाइज, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है बेटे ने पढ़ी माँ की डायरी। बेटे ने अपनी माँ की डायरी में ऐसा क्या पढ़ लिया कि बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। हद हो गई है, इस उम्र में यही कारनामा करना बाकी रह गया था। शर्म नाम की कोई चीज बची ही नहीं। अब मैं अपना चेहरा बाहर कैसे दिखाऊंगा? हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? मेरे ऑफिस के दोस्त क्या सोचेंगे? एक पल में ही हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। दिल में नफरत और चेहरे पर गुस्सा लिए जीवन जोर जोर से चिल्ला रहा था। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। आखिर ऐसा क्या हो गया था जो जीवन इतना भड़क रहा था। दरअसल प्रेमा जी और राजन जी, जो कि जीवन के माता पिता हैं, उनका एक और बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। और इसी बात को सुनने के बाद से ही जीवन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जीवन और मीता की शादी को अभी 2 ही महीने हुए थे। जब जीवन ने अपनी पत्नी मीता को ये खबर दी तो क्रोध के कारण जीवन का शरीर कांप रहा था। लेकिन मीता की समझ में ये नहीं आ रहा था कि इसमें नाराज होने वाली क्या बात है, और अपने पति के गुस्से के सामने वो कुछ ना बोल सकी। मीता चुपचाप जीवन की बातें सुनती जा रही थी, परंतु उसके मन में एक प्रश्न कौध रहा था कि इस सब से उसकी समाज में इज्जत क्यों खत्म हो जाएगी। मीता का पति जीवन अभी मात्र 24 वर्ष का है। उससे छोटी मीता की ननद है रिया। मीता के सास ससुर की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी और उसकी सास की उम्र भी ज्यादा नहीं थी। मीता अब तक ये समझने में असमर्थ थी कि उसका पति किस बात को लेकर इतना नाराज है। अपनी सास के साथ उसे पूरी सहानुभूति थी। वो उनसे पूछना चाहती थी कि उनका क्या खाने का दिल है, क्योंकि जब से वह इस घर में बहू बनकर आई थी, उसकी सासू माँ ने उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही रखा था। उसकी पसंद और नापसंद का पूरा ख्याल रखती थी। मीता भी अपनी सासू माँ को बहुत पसंद करती थी, परंतु आज अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शाम को मीता के ससुर राजन जी ने जब उन सभी को इस बारे में बात करने के लिए हॉल में बुलाया तो कोई भी उनकी बात सुनने के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं आया। राजन जी सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। अक्सर ऐसा ही हुआ करता था कि जब भी वो अपने बच्चों को बुलाते थे तो वे डर के कारण जल्दबाजी में तुरंत उनके सामने पहुंच जाते थे, क्योंकि वे थोड़ा डांट डपट कर बात करते थे। लेकिन वे दिल के बेहद नर्म हैं। वे एक बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। मीता के आने के बाद उनका उसके साथ इतना लगाव हो गया था कि अब तो उन्हें सुबह की चाय भी उसके बिना अच्छी नहीं लगती थी। वे उसे हमेशा बेटी कहकर बुलाते हैं। आज राजन जी के बुलवाने पर भी जीवन और रिया दोनों में से कोई नहीं आया तो मीता खुद ही खुद को दोषी महसूस कर रही थी कि पिता और माँ बात करने के लिए बैठे हैं, लेकिन उनके बच्चे बुलाने के बावजूद उनकी बात तक सुनने नहीं आ रहे। आम दिनों में तो मीता अपनी सासू माँ और ननद रिया के साथ मिलकर नाश्ता बनाया करती थी और जीवन के ऑफिस लौटने के बाद सभी लोग हॉल में बैठकर खाना खाया करते थे और बातें करते थे। लेकिन आज सब कुछ बेकाबू था। स्थिति को संभालने के उद्देश्य से जब मीता अपने पति के पास गई और कहने लगी, सुनिए, पिताजी ने आपको बुलाया था, क्या आप भूल गए हैं? मीता की बात सुनकर जीवन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और तमतमाते हुए बोला, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी और तुम मेरी पत्नी हो, जो मैं कहूँगा तुम वही करोगी।
बहुत ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। मीता हैरान थी कि यदि वो जीवन की पत्नी है तो सास ससुर की तरफ से क्यों नहीं बोल सकती, परंतु नई नई थी इसलिए चुपचाप बैठ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मीता के ससुर राजन जी की आवाज आई, बेटा जीवन। परंतु जीवन ने कोई जवाब नहीं दिया, वो फेसबुक पर व्यस्त था। मीता ने दरवाजा खोला तो उन्हें अंदर आने को कहा तो राजन जी बोले, नहीं बेटी अभी नहीं, मैं और तुम्हारी माँ तुम लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं, हॉल में आ जाओ। ऐसा कहकर वो चले गए। रिया को छोड़कर बाकी सभी लोग हॉल में पहुंच चुके थे। मीता ने उसे कई बार बुलाने की कोशिश की, परंतु उसने दरवाजा नहीं खोला और केवल इतना ही कहा कि प्लीज मुझे परेशान मत करो, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। हॉल में राजन जी अपनी पत्नी के साथ सिर झुकाए बैठे थे। सामने जीवन बैठा था और मीता उसके पास ही जाकर खड़ी हो गई। सासू माँ का चेहरा देखा तो उसे बहुत तकलीफ हुई। एक ही दिन में उनका सुंदर चेहरा मुरझा गया था। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। शायद बहुत रोई थी। आज वो पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली थी। उनकी हालत देखकर मीता को भी रोना आ रहा था। तभी जीवन ने कठोर स्वर में कहा, क्या कहना था आपको, जल्दी कहिए, मुझे काम है। जीवन ने कभी आज तक अपने पिताजी से इस लहजे में बात नहीं की थी। राजन जी ने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, तुम लोग तो सब कुछ जानते ही हो। जीवन गुस्से में बोला, जी हाँ जानते हैं, तो अब तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? हम आपको क्या कह सकते हैं पिताजी, आपने कल कहने लायक छोड़ा ही कहाँ है कुछ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब हम लोगों के सामने किस मुंह से जाएंगे। आप लोगों ने तो हमें कहीं जाने लायक नहीं छोड़ा। अपने पति की बात सुनकर मीता कभी उसकी ओर देखती तो कभी अपनी सास ससुर की ओर, मानो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी राजन जी बोले, क्या हमारे कारण तुम लोगों को बाहर निकलने में शर्म आ रही है? तभी जीवन ने ऊंचे स्वर में कहना शुरू किया, और नहीं तो क्या, मेरे अपने मित्र हैं, रिया की सहेलियां हैं, मीता के मायके वाले हैं, वो सब लोग क्या सोचेंगे? सोचकर ही शर्म के कारण मेरा सिर झुका जा रहा है। बेटे को इस तरह बात करते देख प्रेमा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। मीता ने झट से उन्हें अपने गले से लगा लिया। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, परंतु जीवन बोलता गया, ये सब कारनामे करने के बाद जब आप लोग हम सभी को बुलाकर सभा बैठा रहे हैं, लेकिन पिताजी मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं केवल अपने तरीके से जीऊँगा और आप अपने तरीके से। रिया क्या करेगी वो खुद जाने। राजन जी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उधर प्रेमा जी की आंखों के आंसुओं की धारा रुक ही नहीं रही थी। तभी राजन जी बोले, मतलब ये कि तुम घर की रसोई बांटना चाहते हो? जीवन सोफे से उठ खड़ा हुआ और बोला, मुझे इन औरतों वाली बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, परंतु मैं आपके साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, ना ही आपके साथ रहना चाहता हूँ। तभी राजन जी ने अपने आंसू पोंछते हुए बोले, तो ठीक है, यदि तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो मैं और तुम्हारी माँ अपने गांव वाले मकान में चले जाते हैं। जी नहीं, इतना एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही आप बहुत जग हंसाई करा चुके हैं। ऐसा कहकर जीवन अपने कमरे में वापस चला गया। इधर हॉल में बैठे दोनों माता पिता अपने बच्चों का व्यवहार देखते हुए अपराध बोध से ग्रस्त होते जा रहे थे।
इसके बाद कई दिन बीत गए, परंतु घर में अब पहले जैसी रौनक नहीं थी। जीवन और रिया दोनों भाई बहन अपने माता पिता से बात नहीं करते थे, केवल अपने कमरे तक ही सीमित रहते थे। यदि किसी कारण से उनका आमना सामना हो भी जाता तो वे दोनों अपने माता पिता को ही गुस्से और नफरत भरी निगाह से देखते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई उनकी हालत को समझ पा रहा था तो वो केवल उनकी बहू मीता ही थी, जो उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती, उनके साथ हालचाल बांटती, अपनी सास के बालों में तेल लगा देती। परंतु मीता ने महसूस किया कि अब उसकी सासू माँ पहले जैसी चुस्त नहीं रही थी। मीता और राजन जी उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं, परंतु ज्यादा सफल नहीं हो पाते। जीवन को ये कतई पसंद नहीं था कि मीता उसके माता पिता के लिए कुछ करे, इसलिए उसके रहते हुए वो चाहकर भी उनके पास नहीं जा सकती थी। समय बीतते बीतते 7 महीने हो चुके थे। एक दिन अचानक प्रेमा जी की तबीयत बिगड़ने लगी। पैरों में सूजन आ गई थी, कुछ खा भी नहीं पा रही थी। उल्टियां होने के कारण शरीर इतना कमजोर हो गया कि चल फिर नहीं सकती थी। राजन जी को अपनी पत्नी की बहुत चिंता थी, इसलिए वे बिना थके उनकी सेवा में लगे रहते हैं। कभी अपनी पत्नी के पैर दबाते, कभी उन्हें अपने हाथों से खिलाते। उल्टी भी हो जाती तो भी साफ कर देते। उनका अपनी पत्नी के प्रति प्यार देखकर मीता आश्चर्यचकित सी रह गई। परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद जीवन और उसकी बहन रिया का दिल बिल्कुल न पसीजा। एक दिन मीता के पास उसकी माँ का फोन आया और बोली कि कुछ दिनों के लिए दामाद जी के साथ हमारे यहाँ रहने के लिए आ जाओ। मीता ने बड़ी हैरानी से कहा, ये क्या कह रही हो माँ? अपनी सासू माँ को ऐसी हालत में छोड़कर मैं कैसे आ सकती हूँ? मीता, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अब तुम अपनी सास की सेवा करोगी और उसके बाद उनका बच्चा भी पालोगी। तुम्हारा अपना भी तो परिवार है, उसके बारे में तो कुछ सोचो। परंतु माँ, तुमने ही तो मुझे समझाया है कि मेरा ससुराल ही अब मेरा परिवार है, तो फिर आज ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मुझे केवल इतना मालूम है कि आज मेरी सास को मेरी जरूरत है, तो मैं उनके साथ ही खड़ी रहूंगी। इतना कहकर मीता ने अपनी माँ की कोई और बात सुने बिना ही फोन रख दिया। अक्सर आस पड़ोस वाले उन लोगों का हंसी मजाक बनाया करते थे। एक दिन बगल वाली आंटी ने मीता को देखते हुए कहा, एक बात तो बताओ बहू, क्या तुम्हारी सास का पांव भारी है? तभी मीता ने अपने आप को शांत करते हुए कहा, सही सुना है आपने आंटी, लेकिन इस उम्र में ये सब कारनामे। कहते हुए आंटी हंसने लगी तो मीता ने उनकी ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, एक बात बताइए, इस उम्र में पति का प्यार कितनी पत्नियों को मिलता है? फिर मेरी सासू माँ तो इस मामले में बड़ी भाग्यशाली हुई। ऐसा कहते हुए मीता जाने लगी तो पीछे से आवाज आई, लगता है सासू माँ के प्यार का रंग कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है तुम पर। तभी उनके पास खड़ी एक और औरत ने भी कहा, ये दिन देखने बाकी रह गए थे। मीता को उनकी बातें सुनकर गुस्सा आया, परंतु किसी बात का जवाब न देते हुए घर लौटना ही बेहतर समझा। आज बहुत तेज बरसात हो रही थी। मीता ने सोचा कि इस बरसात में गर्मा गर्म छोले पूरी सबको अच्छे लगेंगे, खास तौर पर उसकी सासू माँ और उसके पति जीवन के वो फेवरेट थे। आज मीता ठान चुकी थी कि वो परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ खाने की मेज पर बैठाकर खाना परोसेगी। आज जीवन और रिया को भी सख्ती दिखाकर उन्हें उनके माता पिता के पास बिठाएगी।
अभी ये सब सोचकर थोड़ी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई ही थी कि अचानक राजन जी रसोई घर में आए और बोले, बेटी हमारे कमरे में आना। तो लगता है तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। माँ को क्या हुआ पिताजी? कहते हुए मीता डरी सहमी उनके कमरे की ओर दौड़ी। देखा तो उसकी सासू माँ बिस्तर पर पड़ी हुई दर्द से कराह रही थी और जोर जोर से भगवान का नाम लेती जा रही थी। वो पसीने से भीग चुकी थी। डर के मारे मीता के हाथ पैर कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि इस मामले में उसे कोई अनुभव था ही नहीं। दौड़कर सासू माँ का हाथ पकड़ा और बोली, क्या हुआ? बहुत तकलीफ हो रही है माँ। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम अभी आपको अस्पताल लेकर चलते हैं। आप बस भगवान को याद करो। बेटा अभी के अभी जीवन को फोन करो, वो ऑफिस से गाड़ी से जल्दी आ जाएगा। राजन जी ने मीता से कहा तो मीता ने तुरंत मोबाइल उठाकर जीवन को फोन लगाया। बेल जाती रही परंतु जीवन ने फोन नहीं उठाया। ना जाने कितनी बार उसने फोन लगाया लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। घबराकर मीता ने रिया के कमरे का दरवाजा खटखटाया। रिया जल्दी आओ, माँ की हालत बिगड़ गई है। ये बात सुनकर रिया बहुत डर गई और पूछा, क्या हुआ भाभी? परंतु मीता हड़बड़ाहट में कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बस इतना ही कह पाई कि माँ की तबीयत खराब है। तुम्हारे भैया को फोन किया तो उठा नहीं रहे। ये सुनते ही रिया अपनी माँ के कमरे की ओर दौड़ी। देखा तो पिताजी उनके पैरों के तलवे की मालिश कर रहे थे और मीता को देखते ही बोले, जीवन ने क्या कहा बेटी? वो आ रहा है क्या? नहीं पिताजी, वो फोन नहीं उठा रहे। तभी राजन जी बिना कुछ कहे जल्दी से अपना कुर्ता पहनकर बाहर निकल रहे थे। कहाँ जा रहे हैं पिताजी? मीता ने पूछा तो वो बोले, ऑटो रिक्शा ढूंढने जाता हूँ। तुम यहीं अपनी माँ का ख्याल रखो। लेकिन पिताजी बाहर तो तेज बारिश है। पर बेटी मेरे पास कोई और चारा नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी भीगी आंखें पोंछी और तेजी से बाहर निकल गए। इधर मीता और रिया माँ का ख्याल रखने लगी। मीता ने देखा कि उसकी सासू माँ जोर जोर से कांप रही थी। तभी पास में बैठी रिया रोने लगी। मीता ने उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा तो उसने उसे तुरंत गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। भाभी, मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, परंतु आज मुझे उनकी ये हालत देखकर खुद से ही घृणा हो रही है। माँ की इस हालत की जिम्मेदार केवल मैं हूँ भाभी। क्या वो हमें माफ कर देंगी? बताओ ना, वो पहले की तरह स्वस्थ तो हो जाएंगी ना? तभी मीता बोली, भगवान सब ठीक करेंगे। तुम केवल उनसे प्रार्थना करो कि वो माँ को जल्दी स्वस्थ कर दें। इस समय प्रेमा जी ने रिया को अपने पास बुलाया। रिया एक छोटे बच्चे की तरह उनके पास अपना सिर रखकर रोने लगी। प्रेमा जी ने इस हालत में भी उसके सिर पर हाथ रखकर थपथपाया। इधर मीता अपने पति को फिर से फोन करने लगी, परंतु फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तभी मीता को ध्यान आया कि उसका मायका उसके ससुराल से ज्यादा दूर नहीं था। उसने तुरंत अपने मायके में फोन किया, माँ भैया कहाँ हैं? मेरी सासू माँ की हालत बहुत खराब है। आप भैया को उनकी कार के साथ तुरंत भेज दो। माँ को अस्पताल लेकर जाना है। ये बात सुनकर उसकी माँ भी कुछ बेचैन हो गई। फिर कहा, लेकिन तुम्हारा भाई तो आज सुबह ही अपनी कार से शहर से बाहर गया है। मीता की ये उम्मीद भी खत्म हो गई। वो तुरंत अपनी सासू माँ के पास दौड़ी। तभी रिया बोली, भाभी माँ की हालत बिगड़ती जा रही है।
10 मिनट में ही राजन जी वापस लौटे और आते ही कहा, क्या जीवन वापस आ गया है? ये सुनते ही मीता ने अपना सिर झुका लिया। नहीं पिताजी, उनका फोन स्विच ऑफ है। मीता बेटी, मैं ऑटो लेकर आया हूँ, तुम लोग अपनी माँ को सहारा देते हुए सड़क तक लेकर आओ। सब लोग जैसे तैसे प्रेमा जी को ऑटो तक लेकर गए। राजन जी ऑटो ड्राइवर के पास में बैठे थे और वे तीनों ऑटो में पीछे बैठे थे। राजन जी बार बार मुड़ मुड़ कर प्रेमा जी की ओर ही देख रहे थे। उधर बारिश भी तेज होने लगी। आज ना जाने उन्हें छोटा सा रास्ता भी इतना लंबा क्यों लग रहा था। करीब 20 मिनट के बाद जब अस्पताल पहुंची तो उन्हें तुरंत आपातकालीन विभाग में भर्ती करवाया गया। मीता ने अपने ससुर जी को चिंतित देखते हुए उनका हाथ पकड़कर उन्हें कुर्सी पर बैठाया। उधर रिया अपने पिता के गले लगकर रोने लगी। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि जल्दी से जल्दी प्रेमा जी का ऑपरेशन करना होगा। अगर तुरंत फैसला नहीं लिया गया तो जान को भी खतरा हो सकता है। ये सुनकर राजन जी एकदम खामोश कुर्सी पर बैठे ही रह गए। तभी मीता ने उन्हें संभालते हुए कहा, पिताजी आप हिम्मत रखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ ठीक होगा। तभी राजन जी ने अपने आंसू पोंछे और उठ खड़े हुए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको जो उचित लगे वो कीजिए, बस मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए। डॉक्टर ने केवल इतना ही कहा कि बच्चा प्री मैच्योर है और हालात क्रिटिकल है, इसलिए हम अभी कुछ नहीं कह सकते, परंतु हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। राजन जी चुपचाप ये बात सुनते रहे। मीता अपने ससुर जी को लेकर काउंटर पर गई और सारी औपचारिकताएं पूरी करने लगी। घर से चलने से पहले उसने अपने पर्स में कुछ पैसे भी उठा लिए थे जो यहाँ काम आ गए। ये देखकर राजन जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी तुम्हारा मुझ पर इतना कर्ज है जिसे मैं कभी चुका नहीं सकता। तभी मीता बोली, पिताजी आप मुझे बेटी भी कहते हैं और दूसरी तरफ अपने आप को मेरा कर्जदार कहकर मुझे बेगाना भी कर रहे हैं। बस आप अपना हाथ हमारे सिर पर रखिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर राजन जी की आंखों से आंसुओं की 2 बूंदें उनके गालों पर ढुलकने आईं। ऑपरेशन चल रहा था और सभी बाहर इंतजार में बैठे थे। जीवन को फिर से फोन लगाने की कोशिश की, परंतु उसका फोन अभी तक स्विच ऑफ ही था। करीब 1 घंटे के बाद ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। मीता और रिया दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान को शुक्रिया कहा। लेकिन कभी राजन जी ने डॉक्टर से पूछा, और मेरी पत्नी वो कैसी है? ये बात सुनकर डॉक्टर चुप रह गई। राजन जी डॉक्टर की चुप्पी से घबरा गए और बोले, कुछ तो बोलिए डॉक्टर साहब। तभी डॉक्टर ने धीरे से कहा कि उनकी हालत अभी क्रिटिकल है। इतना कहकर डॉक्टर चला गया। राजन जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं, कंप कपाते पैरों से कुर्सी पर धम से आकर बैठ गए। कुछ देर बाद नवजात बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मीता उठ खड़ी हुई। तभी नर्स बच्चे को लेकर ऑपरेशन रूम से बाहर आई। मीता ने तुरंत उसे अपनी गोद में लिया और पल भर में ही बच्चा चुप हो गया। छोटे नन्हे हाथों से उसने मीता के दुपट्टे को कस के पकड़ लिया और मीता उसे देखकर मुस्कुराने लगी और रिया से बोली, क्या तुम इसे गोद में नहीं लोगी? तभी रिया ने कहा, पहले पापा को दिखाओ भाभी। राजन जी अपने बेटे को देखकर उठ खड़े हुए, उसे बड़े प्यार से देखा और उसे गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगे। ये देखकर मीता
और रिया भी खुद को रोने से रोक न पाई। लेकिन बच्चा अपने पिता के शरण में आकर चैन की नींद सो गया था। शाम के वक्त जब जीवन घर पहुंचा तो देखा घर पर कोई नहीं था। किसी को ना पाकर उसका दिल अनजाने से डर के कारण कांप उठा। फोन को चार्जिंग पर लगाकर ऑन किया तो देखकर हैरान था कि मीता के 10 मिस्ड कॉल थी। जैसे ही फोन लगाकर पूछने लगा उसी समय उनके पिताजी राजन जी का फोन आया। जीवन, जो अभी तक अपने पिताजी से नाराजगी के कारण बात नहीं कर रहा था, परेशान और चिंतित होते हुए तुरंत बोला, हेलो पिताजी, कहाँ हैं आप? सब माँ तो ठीक है ना? बेटा, हम यहाँ अस्पताल में हैं। तुम्हारी माँ की हालत कुछ ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, हमारी अलमारी के लॉकर में तुम्हारी माँ की सारी रिपोर्ट रखी हैं। तुम उन रिपोर्ट्स को लेकर जल्दी से यहाँ पहुँचो। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत पहुँचता हूँ। जीवन ने जल्दबाजी में माँ पिताजी की अलमारी खोलकर लॉकर का ताला खोला, लेकिन लॉकर में बहुत से कागज पड़े थे। उसे समझ नहीं आ रहा था। हड़बड़ाहट में माँ की रिपोर्ट ढूंढते ढूंढते सारे कागज जमीन पर बिखर गए। तभी जीवन की नज़र एक कागज पर पड़ी जो शायद उसकी माँ की डायरी का एक पन्ना था। जीवन ने उत्सुकतावश उस कागज को उठाया। उस पर जो कुछ भी लिखा था उसे पढ़कर जीवन की तो जैसे जान ही निकलने लगी। उस पन्ने पर लिखा था, कमला हमारे घर के सदस्य की तरह थी। न जाने उनकी किस्मत में ही इतने दुख क्यों लिखे थे। माँ बाप तो उसके पहले से ही नहीं थे। कुछ महीनों पहले पति की भी मृत्यु हो गई और आज वो खुद भी कैंसर की बीमारी से जंग हार गई। लेकिन जाने से पहले अपने 3 महीने के बेटे को हमारी गोद में डालकर चली गई। कैसे भूल सकती हूँ उसकी वो आखिरी शब्द, मालकिन आज तक आपने मुझ पर बड़े एहसान किए हैं। आज बस एक और एहसान कर दीजिए मुझ पर। अपना बच्चा जीवन मैं आपके हवाले किए जा रही हूँ। इसका ख्याल रखना। भगवान आपका भला करे। मैंने भी उसे वचन दिया था कि हम उसके बच्चे को अपना बच्चा समझकर पालेंगे और उसे ये तक पता नहीं लगने देंगे कि हम उसके माँ बाप नहीं हैं। उस कागज को पढ़कर जीवन पसीने से तरबतर हो गया और धम्म से जमीन पर बैठ गया। जिन माँ बाप को आज तक मैं इतनी बातें सुनाता आया था, दरअसल वो दोनों तो मेरे माँ बाप थे ही नहीं। फिर भी उन्होंने इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया। मुझे ये सोच सोच कर जीवन की जैसे जान ही निकलती जा रही थी। लेकिन फिर उसे अचानक माँ की हालत और स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हुआ तो खुद को संभालते हुए जल्दी से रिपोर्ट ढूंढकर अस्पताल के लिए निकला। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचा तो देखा कि सभी डॉक्टर्स की टीम उसकी माँ का इलाज करने में जुटी हुई थी। राजन जी बौखलाए हुए उसकी तरफ दौड़ते हुए आए और उसके गले लगकर रोने लगे। उसने पिताजी के आंसू पोंछे। उसी समय जीवन ने देखा कि एक नर्स दौड़ती हुई आ रही है। उसका दिल घबराने लगा और काम कपकपाती आवाज में पूछा, सिस्टर क्या हुआ? माँ की हालत तो ठीक है ना? जी देखिए, शरीर में खून की बहुत ज़्यादा कमी होने के कारण पेशेंट की हालत अभी क्रिटिकल है। उन्हें चढ़ाने के लिए तुरंत ओ पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता है और अस्पताल में उसका स्टॉक खत्म हो चुका है। उसी समय जीवन बोला, तो फिर परेशानी क्या है? मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। आप जल्दी से मेरा ब्लड लेकर उन्हें चढ़ाने का इंतजाम कीजिए। जब जीवन ब्लड डोनेट करके केबिन से
बाहर आया तो मीता के हाथों में नवजात को देखकर उसका दिल करुणा से भर आया। तभी मीता ने कहा, क्या इसे उठाएंगे नहीं? जीवन ने नन्हे को अपने हाथों में उठाया और आंसू भरी आंखों से उसे निहारने लगा। कुछ समय उसे लगातार यूं ही देखता रहा। थोड़ी देर के बाद जब उन्हें प्रेमा जी से मिलने की इजाज़त मिली तो मीता और जीवन माँ से मिलने के लिए गए। नन्हा बच्चा जीवन के हाथों में था। जीवन को देखते ही प्रेमा जी के चेहरे पर एक मुस्कान और तसल्ली के भाव उभर आए। लेकिन जीवन अपनी माँ को देखते ही फूट फूट कर रो पड़ा और आत्मग्लानि भरे स्वर में बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रेमा जी ने बड़े प्यार से कहा, बेवकूफ लड़के, रो मत, मैं तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहती हूँ। फिर इशारे से जीवन और मीता को अपने पास बुलाया और उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। फिर मुन्ने को चूमा और जीवन से बोली, मेरी वजह से तुमने अपना सम्मान खोया है। तुम्हारा गुस्सा मुझ पर है, लेकिन ये मासूम बच्चा तुम्हारा अपना ही है। इसकी कभी उपेक्षा मत करना। मैं इसे तुम्हारे पास छोड़े जा रही हूँ, इसका ध्यान रखना। लापरवाही मत करना, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। माँ की ये बात सुनकर जीवन का सीना कांप उठा। मीता, माँ ये क्या कह रही हैं? आप हमें छोड़कर कहाँ जाएंगी माँ? इस बच्चे का मैं अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा। आप चिंता मत कीजिए। अब ये आपका नहीं, मेरा बेटा है। लेकिन आप हमें छोड़कर जाने की बात नहीं कहेंगी, समझिए आप? उधर बाहर कुर्सी पर बैठे राजन जी स्वयं को लाचार महसूस कर रहे थे और रिया उन्हें सहारा दे रही थी कि तभी जीवन पागलों की तरह कैबिन से दौड़ता हुआ बाहर की ओर भागा। राजन जी ने उसे पीछे से पुकारा, लेकिन उसने नहीं सुना। कुछ ही पलों में वो एक डॉक्टर के साथ लौटा। सभी उसके पीछे पीछे गए। डॉक्टर ने प्रेमा जी को चेक किया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि प्रेमा जी अब इस दुनिया में नहीं रही। जीवन अपनी माँ के पास फर्श पर घुटनों पर बैठ गया। अपनी माँ के दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर चूमने लगा और चिल्लाया, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं तुम्हें फिर कभी दुख नहीं पहुँचाऊँगा। तुम इस तरह हमें छोड़कर मत जाओ माँ। दोस्तों, कितनी अजीब बात है ना। जब कोई हमसे प्यार करता है तो हम उसके प्यार को समझ नहीं पाते, उसकी उपेक्षा करते हैं। लेकिन जब वही शख्स हमसे दूर चला जाता है तब हम उसके प्यार की गहराई को समझ पाते हैं। अंत में प्रेमा जी मौत से जरूर हार गई, लेकिन उनका प्यार जीत गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।